26 मई 2025 को ओडिशा की एक अदालत से एक ऐसा फैसला आया जो भारतीय न्याय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक मिसाल बन गया है। लेकिन इस फैसले को समझने से पहले जरूरी है उस पूरी घटना को जानना जो आज से 7 साल पहले हुई थी। दरअसल पटनागढ़ उड़ीसा राज्य का एक छोटा सा शहर है। यहां 26 वर्षीय सौम्या शेखर साहू एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम कर रहे थे। शेखर के पिता भूविज्ञान के प्रोफेसर हैं और उनकी मां एक कॉलेज की प्रधानाचार्य हैं। उनकी बहन कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रही थी और उनकी दादी भी उनके साथ रह रही थी। यानी इस तरह उनका 5 लोगों का परिवार खुशी खुशी रह रहा था। फिर होता यह है, 18 फरवरी 2018 को उनका परिवार 6 सदस्यों का परिवार बन गया था, क्योंकि उस दिन शेखर ने रीमा नाम की लड़की से शादी कर ली थी और बुजुर्गों के आशीर्वाद से शादी अच्छे से संपन्न हो गई थी। शादी के बाद रीमा ने बहुत सारे सपनों के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की। अब बात है 23 फरवरी 2018 की। शेखर की बहन जो कजाकिस्तान से शादी में शामिल होने के लिए आई थी, कजाकिस्तान लौट रही थी और उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए उसके पिता रविंद्र कुमार उसके साथ गए थे। क्योंकि शेखर की मां प्रधानाचार्य थी, वह लंबी छुट्टी नहीं ले सकती थी, इसलिए उन्होंने उसी दिन अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। इसलिए उस दिन नए नवेले दूल्हा दुल्हन शेखर और रीमा और उनकी दादी घर पर थे। अब समय लगभग 12:45 का था जब रीमा रसोई में खाना बना रही थी। अचानक किसी ने दरवाजे की बेल बजाई और जब शेखर ने जाकर दरवाजा खोला तो शेखर ने देखा वहां एक कुरियर डिलीवरी बॉय था। उसके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। उसने बताया कि यह पार्सल शेखर के नाम पर आया है। शेखर ने साइन करके पैकेट लिया और रसोई में आ गया। रीमा, जो रसोई में काम कर रही थी, उसने काम करते हुए पूछा कि यह पैकेट क्या है। इस पर शेखर ने बताया कि यह रायपुर से भेजा गया एक गिफ्ट है जो किसी एसके सिन्हा ने भेजा है। वैसे मैं रायपुर में किसी एसके सिन्हा को तो नहीं जानता, लेकिन हो सकता है मुझे कोई जानता हो, इसलिए यह गिफ्ट खोलकर देखना चाहिए। और शेखर ने पार्सल खोलना शुरू किया था। अब क्योंकि उन्हें देखना था कि वह तोहफा क्या है, इसीलिए उसकी दादी भी उसके पास आ चुकी थी। और जब उस पार्सल को खोला जाता है तो उसके अंदर एक और तोहफे का डिब्बा हरे रंग के कागज में लिपटा हुआ था। जब उन्होंने वह डिब्बा निकाला तो उन्होंने देखा कि एक सफेद धागा बाहर लटका हुआ था। शेखर ने सोचा कि यह एक सरप्राइज है और धागा खींच लिया। जैसे ही उसने धागा खींचा, शेखर के पड़ोसियों ने एक जोरदार धमाका सुना। जब उन्हें पता चला कि यह शेखर के घर से था तो उन्होंने सोचा कि यह गैस का सिलेंडर है। वे डर गए थे, फिर भी जांचने के लिए वे तुरंत शेखर के घर की ओर दौड़े। और जब वे घर के अंदर गए तो रसोई धुएं से भरी हुई थी। रसोई की दीवारें, छत और खिड़कियां टूट चुकी थीं और उन तमाम चीजों के बीच शेखर, उसकी पत्नी रीमा और उसकी दादी अधजली हालत में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। पड़ोसी तुरंत घबरा गए और सोचा कि गैस का विस्फोट हो गया है, इसलिए उन्होंने फायर सर्विस और एम्बुलेंस को बुलाया। पहले सभी ने सोचा कि यह सिलेंडर के धमाके की वजह से हुआ था, लेकिन केवल उन 3 लोगों को पता था कि यह पार्सल में आया एक बम था। दरअसल वह पार्सल एक तोहफा बॉक्स नहीं बल्कि एक गिफ्ट बम था। एक अजीब और चौंकाने वाला मामला था जो उस समय प्रसिद्ध भी हुआ था। और जब आप भी पूरी सच्चाई जानेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी सिहर उठेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा किसी को मारने के लिए क्यों किया गया। अब तक पुलिस और फायर सर्विस वाले जो घटनास्थल था वहां पर आ चुके थे और सबसे पहले उन तीनों को निकालकर पास के अस्पताल में भेजा जा चुका था। चूंकि शेखर और उसकी दादी बम के पास थे, इसलिए उनका शरीर लगभग 90% जल चुका था और उनकी हालत अत्यंत गंभीर स्थिति में थी। और रीमा बम से थोड़ी दूर थी। वह खाना बना रही थी, इसलिए उसका शरीर केवल 40% ही जला था। और जब उनको पास के अस्पताल में ले जाया गया था तो देखते ही डॉक्टरों ने शेखर की दादी को मृत घोषित कर दिया था। और चूंकि उस अस्पताल में बर्निंग की कोई सुविधाएं नहीं थी, इसलिए शेखर और रीमा को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया। कुछ ही मिनटों में इलाज के दौरान शेखर की भी मृत्यु हो गई थी। इसमें रीमा की हालत जो थी वह स्थिर बनी हुई थी और सब लोग दुआ कर रहे थे कि वह बच जाए। इधर अब पुलिस जो घटनास्थल पर आई थी, अपनी प्रारंभिक जांच में
उन्होंने पूछताछ की, लेकिन यह घटना गैस सिलेंडर के विस्फोट के कारण नहीं थी, बल्कि उन्हें कुछ और ही लग रहा था। इसलिए उन्होंने बम स्क्वाड को घटनास्थल पर बुलाया और अगले ही पल जब बम स्क्वाड ने रसोई में प्रवेश किया तो उन्होंने पुष्टि की कि यह बम विस्फोट था, क्योंकि उन्होंने रसोई से एक तीव्र बारूद की गंध महसूस की थी। अब पुलिस को यकीन हो गया कि यह बम विस्फोट है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बम वहां कैसे और क्यों आया था। और जो इसका सच जानते थे, यानी उन 3 में से जो सच जानते थे, उनमें से 2 की मौत हो चुकी थी और रीमा भी बात करने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए पुलिस रीमा की हालत के बेहतर होने का इंतजार करने लगी, क्योंकि पुलिस के पास इससे आसान कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। और 1 सप्ताह बाद, यानी 3 मार्च 2018 को रीमा की हालत सुधरने के बाद उससे बयान लिया जाता है। उसने सिलसिलेवार सारी घटना पुलिस को बताई और जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि पार्सल स्काई किंग कुरियर सर्विस से आया था। इसलिए बिना समय गवाए पुलिस उस कुरियर ऑफिस पर आ गई जहां से वह पार्सल डिलीवर किया गया था और उस व्यक्ति के विवरण की जांच की जिसने पार्सल भेजा था। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि एस.के. सिन्हा नामक व्यक्ति ने इसे रायपुर से भेजा था। लेकिन जब पुलिस आगे जांच करती है तो आगे की जांच में पता चला कि वह नाम और पता दोनों फर्जी थे और इसी में पुलिस ने अनजाने में गलती कर दी। मीडिया को इस केस की जानकारी देते समय उन्होंने पार्सल भेजने वाले का नाम एस.के. सिन्हा की जगह आर.के. शर्मा बता दिया। लेकिन यही पुलिस की गलती आगे चलकर इस केस में बहुत बड़ा सुराग बन गई थी। अब यह नाम मीडिया में आग की तरह फैल गया और पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी खोजबीन करती रही। जब उन्होंने उस स्काई किंग कुरियर ब्रांच का सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश की जहां से कुरियर भेजा गया था, तो पुलिस को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस विशेष ब्रांच में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसलिए पुलिस ने शेखर के दोस्तों और परिवार वालों से जांच शुरू की। उन्होंने शेखर के माता पिता से पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है या किसी से समस्याएं हैं। शेखर की मां ने कहा, हमें किसी से कोई समस्या नहीं है और ना ही किसी पर शक है, लेकिन जिस कॉलेज में मैं काम करती हूं वहां एक अंग्रेजी विषय का शिक्षक है जिसका नाम पंजीलाल है। उसके साथ मेरा ईगो क्लैश हुआ था। दरअसल जिस कॉलेज में मैं प्राचार्य हूं उस कॉलेज का पहले वह प्राचार्य था और उसी को हटाकर मुझे बनाया गया था, परंतु हमारे पास किसी से ऐसी कोई समस्या नहीं है कि वह हमें बम से मार डाले। फिर भी पुलिस ने सोचा कि उन्हें कोई भी छोटा सा सुराग छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने पंजीलाल की जांच करना उचित समझा और जांच किया भी। लेकिन उन्हें इस केस से जोड़ने वाला कोई भी सबूत नहीं मिला और पंजीलाल को छोड़ना पड़ा। तभी पुलिस को इस केस में एक और सुराग मिला। दरअसल वह सुराग यह था कि इस घटना के कुछ महीनों पहले शेखर को एक कॉल आई थी और एक अनजान व्यक्ति ने कहा था कि तुम्हें रीमा से शादी नहीं करनी चाहिए और अगर तुमने की तो तुम्हें बहुत सारे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह उसने धमकी दी और फोन काट दिया था और बिना कुछ समझे शेखर ने यह बात रीमा को बता दी थी। लेकिन उस समय रीमा को भी यह नहीं पता था कि यह कॉल किसने की थी। फिर जब उस व्यक्ति ने दोबारा फोन नहीं किया तो ऐसे ही दिन बीतते रहे और धीरे धीरे दोनों इसे भूल गए थे। क्योंकि पुलिस के लिए यह जानकारी काफी अहम थी, इसलिए पुलिस ने उस नंबर का पता लगाया और उस व्यक्ति को ढूंढ भी निकाला। दरअसल जांच के दौरान उन्होंने पाया कि वह रीमा से एक तरफा प्यार में था। लेकिन जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो उसने कहा, यह सही है, मैंने शेखर को फोन पर धमकी दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह रीमा से शादी करे, लेकिन मुझ में बम विस्फोट की योजना बनाने का साहस नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। मैंने जो फोन किया था वह अनजाने में किया था और वह पुलिस से विनती करता है कि उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन पुलिस उसकी बात सुने बिना अपनी शैली में जांच करती रही। पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया और उसने उसे पास कर दिया, जिसका मतलब यह हुआ कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। और केवल इतना ही नहीं, इस केस से उसे जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत भी नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसे रिहा कर दिया। अब घटना को 3 सप्ताह बीत चुके थे। शेखर के दोस्त, परिवार, पड़ोसी और स्काई किंग कुरियर ऑफिस के डिलीवरी बॉय स्टाफ
ऐसे ही पुलिस ने 100 से अधिक लोगों की जांच की, लेकिन किसी ठोस सुराग के बिना केस वैसा का वैसा ही रहा। चूंकि केस में कोई सुधार नहीं हुआ था, तो ओडिशा के लोग कहने लगे कि पुलिस ने इस केस की ठीक से जांच नहीं की और सरकार की आलोचना करना शुरू कर दी। अब क्योंकि सरकार पर उंगलियां उठ रही थीं, इसलिए अपराधी को जल्दी पकड़ने के लिए ओडिशा सरकार ने केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। और जैसे ही यह केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, तो क्राइम ब्रांच ने सभी संदिग्धों की जांच फिर से शुरू कर दी। और चूंकि कुरियर ऑफिस में कोई सीसीटीवी नहीं था, तो उन्होंने आसपास के करीब 250 सीसीटीवी कैमरों की जांच की। फिर भी क्राइम ब्रांच पुलिस को केस में कोई सुधार नहीं मिला और यह केस ऐसा ही चलता रहा था। लेकिन तभी 4 अप्रैल 2018 को क्राइम ब्रांच के एएसपी को एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, एएसपी सर, वह पार्सल एस के सिन्हा के नाम से भेजा गया है और आपने इसे आर.के. शर्मा कहा। इस प्रोजेक्ट में 3 लोग शामिल थे और ये तीनों लोग पुलिस से दूर हैं। विस्फोट का कारण विश्वासघात और जीवन तथा पैसे की हानि है और पूरे परिवार को मार देने से भी इसकी भरपाई नहीं होगी। जांच के नाम पर आप निर्दोष लोगों को परेशान न करें। पत्र पढ़ने के बाद क्राइम ब्रांच के प्रमुख अधिकारी ने तय किया कि जिसने भी इस पत्र को भेजा है, उसने ही पार्सल भी भेजा होगा, क्योंकि यह किसी को नहीं पता था, बल्कि लोग तो पुलिस की तरफ से बताए गए नाम आर.के. शर्मा को ही अपराधी समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने पत्र को फॉरेंसिक लैब में भेजा और जांच करने को कहा कि क्या कोई फिंगरप्रिंट के निशान मिल सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश पत्र को बहुत से लोगों ने संभाला था, इसलिए कोई ठोस फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिल सके। लेकिन तभी पुलिस को एक और विचार आया और उन्होंने पत्र को शेखर के परिवार को दिया और उनसे पढ़ने को कहा। उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ते समय उन्हें किसी पर शक है। पहले तो शेखर के परिवार ने कहा कि उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है, जैसा कि पत्र में लिखा था, और कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह पत्र किसने भेजा होगा। लेकिन शेखर की मां ने पत्र को बार बार पढ़ा और एक व्यक्ति पर शक करना शुरू किया। वह व्यक्ति वही था जिसे पुलिस ने अपर्याप्त सबूत के कारण रिहा कर दिया था। वह व्यक्ति शेखर की मां का सहकर्मी, वही अंग्रेजी शिक्षक पंजीलाल मेहर था। शेखर की मां ने उसका नाम दोबारा इसलिए लिया था क्योंकि पत्र में एक शब्द था। पत्र में प्रोजेक्ट को अंडरटेकिंग, एक ऐसा वाक्य था जो पंजीलाल अक्सर प्रोजेक्ट को पूरा करना कहने के बजाय इस्तेमाल करता था, और चूंकि यह उसकी भाषा की तरह लगता था, शायद वह इस मामले में शामिल हो सकता है। इसलिए पुलिस ने फिर से पंजीलाल को बुलाया और जांच शुरू की। पहले उसने कहा कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, और जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो उसने एक कहानी बताना शुरू किया। उसने बताया, वो एक रात जब वो टहल रहा था, अचानक एक मास्क पहने हुए व्यक्ति ने उसके हाथ में एक पत्र दिया और उसे क्राइम ब्रांच के एसपी को पत्र पोस्ट करने के लिए कहा। अगर उसने पत्र पोस्ट नहीं किया तो उस व्यक्ति ने उसके परिवार को मारने की धमकी दी थी। इसलिए वह डर गया था और उसने उस पत्र को पोस्ट कर दिया था। उसने कहा कि उसका इस केस में और कोई भी रोल नहीं है। पुलिस, जो रोज अपराधियों से निपटती है, वह कैसे विश्वास कर लेती? इसलिए पुलिस ने उसे और अधिक संदेह की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया और उसके घर की तलाशी ली। और जब उन्होंने उसके घर की पूरी तरह से तलाशी ली तो पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सबूत पाया जो अविश्वसनीय था। शेखर को भेजे गए पार्सल का बिल था, बल्कि उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी थी। अब तुरंत उसे थाने लाया गया और जब पुलिसिया शैली में खातिरदारी की गई तो उसने सब कुछ स्वीकार करना शुरू कर दिया। यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई थी। उसने इसके लिए ऐसा प्लान बनाया था कि जब आप इस वीडियो को देखना समाप्त करेंगे तो आप भी वही महसूस करेंगे जो अभी पुलिस कर रही थी। दरअसल पंजीलाल, जो ज्योति विकास जूनियर कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में काम कर रहा था, 2009 में उसे उस कॉलेज में प्रिंसिपल बनने का अवसर मिला था। प्रिंसिपल बनने के बाद उसकी जिंदगी बेहतर हो गई थी। उसकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। लेकिन जब 2014 में शेखर की मां उस कॉलेज में इतिहास की शिक्षिका बन गई तो कुछ महीनों में छात्रों को उनकी शिक्षण शैली और प्रतिभा पसंद आने लगी थी और उन्होंने कहा कि उनके अनुभव के कारण उन्हें कॉलेज की प्रिंसिपल होना चाहिए। अब जो वह अपने पद और पैसे को लेकर लालची था, उसे डर था कि सब कुछ चला जाएगा
इसलिए उसने शेखर की मां को कई तरीकों से परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन बिना ध्यान दिए शेखर की मां उसे संभाल रही थी। तभी 25 जनवरी 2017 को ओडिशा के उच्च शिक्षा विभाग ने एक आधिकारिक पत्र भेजा कि वे शेखर की मां को प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नत कर रहे हैं। तो उसी कॉलेज में जहां पंजी लाल को कभी प्रिंसिपल के रूप में सम्मान मिला था, उसी कॉलेज में वह फिर से सिर्फ अंग्रेजी का शिक्षक बन गया, जिससे वह बहुत दुखी था। उसे शेखर की मां से बहुत नफरत होने लगी थी। वह हर वक्त यही सोचता रहता कि शेखर की मां ही इसके लिए जिम्मेदार है, और इस नफरत और लालच ने उसे एक जानवर बना दिया। वह इस हद तक गिर गया कि उसने उनके पूरे परिवार को मारने की योजना बना डाली। जब उसने हत्या के तरीके के बारे में सोचा, तो उसने अपराध से संबंधित कई किताबें पढ़नी शुरू की और बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की अपराध फिल्में देखी। वास्तव में उसने इस अपराध से संबंधित शोध में 7 महीने बिताए और अंततः निर्णय लिया कि यही योजना सही होगी। और वह योजना थी शेखर के घर में एक बम का पार्सल भेजने की। अब सब कुछ तैयार करने के बाद वह पार्सल भेजने के सही समय का इंतजार कर रहा था, और ठीक उसी समय उसे शेखर की मां ने शेखर की शादी का निमंत्रण पत्र दे दिया। तो वह समय उसे मिल गया जिसका वह महीनों से इंतजार कर रहा था, और उसने पार्सल को शादी के उपहार के रूप में देने का प्लान बनाया। 18 फरवरी 2018 की सुबह हमेशा की तरह उस दिन वह कॉलेज गया और कक्षा ली, और वहां सभी के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कक्षाओं के बाद वह जल्दी घर आया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि फोन सिग्नल एक महत्वपूर्ण सबूत होगा। इसलिए उसने अपना फोन घर पर छोड़ दिया और पार्सल लेकर पास के रेलवे स्टेशन पर आ गया। उसने अपना वाहन वहां पार्क किया और बिना टिकट लिए रायपुर की ट्रेन में चढ़ गया, क्योंकि यदि वह टिकट लेता तो शायद सीसीटीवी कैमरे में आ सकता था। जब ट्रेन रायपुर पहुंची तो उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक लिया था और एक ऑटो रिक्शा किराए पर लिया। शाम 5 बजे के आसपास वह डीटीडीसी कुरियर ऑफिस गया। कुरियर ऑफिस के पास पहुंचकर उसने पार्सल और पता ऑटो ड्राइवर को दिया और कहा कि वह पार्सल उस पते पर भेज दे। वह खुद ऑटो में ही बैठा रहा। जब ऑटो ड्राइवर अंदर गया और कहा कि वह एक पार्सल भेजना चाहता है, तो कुरियर कर्मचारियों ने पूछा, पार्सल में क्या है? और जवाब न जानने के कारण ऑटो ड्राइवर ऑटो के पास वापस आया और कहा, वे पूछ रहे हैं कि पार्सल में क्या है। अब वह गुस्से में आ गया और पार्सल लेकर जल्दी से वहां से चला गया। वह थोड़ी दूर पैदल चलकर दूसरे ऑटो को किराए पर लिया और कहा कि उसे दूसरे कुरियर ऑफिस पर रुकना है। तब वह स्काई किंग कुरियर ऑफिस में गया। उसने देखा कि वहां कोई सीसीटीवी नहीं लगा था, इसलिए वह ऑटो से उतरा, अपने चेहरे से गमछा हटा दिया और कुरियर ऑफिस में गया। उसने पार्सल उन्हें भेजने के लिए दिया, लेकिन वहां पर भी पूछा गया कि पार्सल में क्या है? तो उसने कहा, उसमें मिठाई भरी हुई है, और उन्होंने उसका विश्वास भी कर लिया और इसे उसके फर्जी नाम एसके सिन्हा से बुक कर दिया गया और शेखर के घर में भेज दिया गया। पार्सल भेजने के बाद वह जल्दी से अगली ट्रेन से घर लौट आया। उसके लिए अगला दिन एकदम नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वह कॉलेज जाने लगा और दूसरों को शक न हो, इसीलिए उसने शेखर की शादी में जाकर उन्हें 100 साल जीने की शुभकामनाएं भी दी थीं। अब पार्सल 20 फरवरी को शेखर के घर पहुंचा, लेकिन उस दिन उनकी रिसेप्शन थी और कोई भी घर पर नहीं था, इसलिए पार्सल लौट गया। और फिर 3 दिन बाद 23 फरवरी 2018 को पार्सल डिलीवर कर दिया गया, और इसके बाद उसने शेखर के अंतिम संस्कार में भी भाग लिया था। एक अच्छे आदमी की तरह अभिनय कर रहा था और सबको धोखा दे रहा था। 24 अप्रैल 2018 को ओडिशा क्राइम ब्रांच पुलिस ने पूंजीलाल को गिरफ्तार कर लिया। फिर यह मुकदमा करीब 7 साल चला, 18 से लेकर 26 मई 2025 तक, और आखिरकार पटनागढ़ की जिला अदालत ने फैसला सुना दिया। यह देश का पहला मामला था जिसमें किसी वेडिंग पार्सल बम पर कोर्ट का फैसला आया। अदालत ने पूंजीलाल मेहर को शेखर और उसकी दादी की हत्या का दोषी माना और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, यानी जब तक वो जिंदा रहेगा जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। दोस्तों, हम सभी इंसान हैं। हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या जैसी बुरी आदतें होती हैं।
लेकिन हमें इन्हें पहचानना चाहिए और इसे हमारे दिमाग में बिना जगह दिए बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। कड़ी मेहनत के माध्यम से सीखना चाहिए कि जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं, लेकिन आपको किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उसे नीचे धकेलने और उसकी जगह पर आने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और अगर आप गलत तरह से अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं तो भी यह लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि जिस तरह इस कहानी में सिर्फ सत्ता के लालच के कारण उसने 7 महीने तक यह योजना बनाई कि हत्या कैसे की जाए, वह भी बिना पकड़े गए। लेकिन अगर उसने 7 महीने तक यह शोध किया होता कि एक अच्छा शिक्षक कैसे बना जाए, तो शायद वह अब उम्र भर के लिए जेल में नहीं होता। और उसके अहंकार के कारण शेखर, जो कई सपनों के साथ शादी करके केवल 5 दिन में इस दुनिया से चला गया, वह भी बिना कारण जाने। और रीमा की जिंदगी को बिना किसी कारण के तबाह कर दिया गया। शायद यह सब नहीं होता। जहां तक बात है इस तरह की अपराध फिल्मों और सच्चे अपराध वीडियो की, तो वे सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जागरूकता के लिए बनाए जाते हैं। आपको उनमें से केवल अच्छी बातें लेनी चाहिए और गलत करने से खुद को रोकना चाहिए। आपको सतर्क रहना चाहिए और किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आपको अपराध करने और पकड़े बिना भागने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा अपराध नहीं है जो पूरी तरह से परफेक्ट हो। निश्चित रूप से जो अपराध करेंगे वे एक दिन पकड़े जरूर जाएंगे, और अगर वे कानून से बच भी जाएं तो भगवान से नहीं बच सकते। उनकी सजा और भी कड़ी होगी। इसलिए हमारे अंदर की सभी बुरी आदतों को नकार दें और दूसरों के साथ केवल प्यार साझा करें और एक बेहतर समाज बनाएं। जय हिंद।